युवाओं से अपील है, बेरोजगार युवाओं से, कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पे जाएं, इंटरव्यू दें और उसमें सेलेक्ट हों। सर इसमें कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा या फिर इसमें थोड़ा क्रिएटिव बच्चों के लिए चाहिए या कुछ उम्र का भी इसमें कुछ रहेगा सर? नहीं, क्वालिफिकेशन वो वहीं जाके मालूम पड़ जाएगी। अच्छा। जो जैसे मान लीजिए जिस ट्रेड के आदमी हैं वो अलग अलग रहेंगी कि भाई हमें इसके इस व्यक्ति इसकी जरूरत है कंपनी में, उस लोग वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जहां जिस तरह के पद की जरूरत है उस तरह के लोग रजिस्टर कराएंगे, उसको 100% रोजगार देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है, नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जन समस्या उठाने की कोशिश करते हैं। उसी विषय में आज हमें ग्रेटर नोएडा में, और हमारे साथ है आप विधायक हैं दादरी के मास्टर तेजपाल नागर जी। आपका सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बोले भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत शिक्षा में काम किए हैं, कुछ जो पुराने स्कूल थे उनको डोनेशन किया गया है, उनकी बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए, उनकी बिल्डिंग हमारा गांव लोहारली है, उसमें डिविजनल बिल्डिंग हो चुकी है और नगर पंचायत मेरी बात हुई है, अरे सर अभी कुछ काम नहीं चला, तो उसमें कब तक आप काम चलेगा? देखिए, उनके टेंडर होने जा रहे हैं, टेंडर होते ही बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हम बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए, दिक्कत क्या है, वो स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर थी, किसी भी दिन वो लेंटर हाँ, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब ये बताइए मुझे आप, अगर ऐसी बिल्डिंग है तो ऐसी बिल्डिंगों में क्या बच्चे पढ़ाना ठीक है? ठीक नहीं है। और जब उसे डिमोलाइज करेंगे तो बच्चे दूसरी जगह एडजस्ट करने पड़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं, जगह ले लिए दूसरी जगह पढ़ाने के लिए, और वहाँ बिल्डिंग जल्दी बन जाएगी। योगी जी सिंगापुर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, और 27 में लौटेंगे। 22 तारीख में गए और 27 में लौटेंगे। वो विदेश में जो कंपनियां हैं जो है निवेश करना चाहती हैं, जिनकी पसंद पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में पहली पसंद गौतम बुद्ध नगर है, कि हमारे मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, नौजवानों के बारे में, बेरोजगार के बारे में बहुत चिंतित है, और वो रोजगार मेले के उन्होंने निर्देश दे रखे हैं ताकि कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे, सब रोजगार मिल जाए सबको। इसके तहत ये मेला लग रहा है। मेरी अपने जनपद के, अपने विधानसभा के खासकर युवाओं से अपील है, बेरोजगार युवाओं से, कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पे जाएं, इंटरव्यू दें और उसमें सेलेक्ट हों। निवेश ले आएंगे बहुत सारी कंपनी आएंगी, और कंपनी आने से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको रोजगार मिलेगा। सर, विपक्ष को इसकी बहुत ज्यादा चिंता है, कहते हैं कि जब सरकार जाने वाली है, जब निवेश की बात कर रही है, तो इस पे विपक्ष को क्या कहना चाहोगे? सरकार कहाँ जाने वाली है? विपक्ष हताश है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, और विपक्ष बहुत दिन से बात कहता आ रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की, जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, उसकी क्या स्थिति होगी उत्तर प्रदेश की? इसलिए जनता न ऐसी गलती करेगी, और ये केवल मुंगेरी सपने दिखाते हैं और कहते हैं 100 विधायक ले आइए, मुख्यमंत्री का पद पाइए। वही क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि भाई पार्लियामेंट में दूसरी गेंदे को फेंक दी गई है कि तो ये बताइए, अगर 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाए। अगर भाटी जी इनको अपने पर विश्वास होता तो ये काहे को ऐसी बात कहते? इन्हें मालूम है तुम सत्ता में आने नहीं, जनता तुम्हें चाहती नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो नाटक कर रहे हैं, इनका न कोई एजेंडा है, न यूपी के बारे में कोई अच्छी सोच है इनकी। और जो यूपी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, कानून का राज आया है यूपी में जो बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन बदलाव हुआ है, उसको जनता सराह रही है। जनता फिर योगी सरकार को रिपीट करेगी, फिर योगी सरकार आएगी। ये तो इस तरह से कह के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता इनके भ्रम में आने वाली है नहीं। हमारे यहाँ पर किसानों की समस्या है जी, वो काफी समय से लंबित है जी। ये सारी चीज हमें दहेज में मिली है पिछली सरकारों से। पिछली सरकार इनको हल नहीं कर पाई थी। सर, आपने पिछली विधानसभा में दहेज बोला, यहाँ भी दहेज बोल रहे हो। दहेज बोल रहा हूं, दहेज में मिली है, विरासत मिली है हमें। आपका ये बहुत, ये पिछली सरकारों की देन है। अच्छा। और मैं पूछूं, अगर पिछली सरकार को हल कर देती, हमें मिलती ही नहीं, समस्या है। सर, विपक्ष कहता है कि पुरानी चीजें आप क्यों रोते हो, पुरानी चीजें क्या क्यों रोते हो बार-बार, आप सत्ता में 2 बार से हो। सुनिए, मैं वो भी कह रहा हूँ, हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा है, और मैंने विधानसभा में सरकार को अवगत कराया है कि ये जो हाई पावर कमेटी है, इसने जो संशोधित की है, उनको जल्दी लागू कर दिया जाए। सर, ये युवराज मेहता के केस में क्या होगा? सर, एसआईटी की रिपोर्ट चलेगी, अब तो कुछ नहीं खुला है। वो कि फादर विदेश चले गए हैं, विदेश बोले मैं विदेश भागा नहीं हूं, मैं वापसी आऊंगा, मुझे सरकार पर भरोसा है। देखिए, निष्पक्ष मुझे उनके फादर को भरोसा है, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। एसआईटी जांच गठित की थी, एसआईटी की रिपोर्ट सरकार में चली गई है, शासन उस पर विचार कर रहा है, और शासन ने उसी क्रम में वहां के जेई को सस्पेंड करा है। गलती है अथॉरिटी की, वहां के सीओ को हटाया है,
वहां के एक डीजीएम थे, उनको हटाया है, और एसीपी, क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर पुलिस के पास है, तो एसीपी की जिम्मेदारी, जो पहले एसडीएम की जिम्मेदारी होती थी, एसीपी की जिम्मेदारी थी, एसीपी को हटाया है। तो ये कार्रवाई का अंग है और सरकार गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई कर। सर, लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि डीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उनको बचाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उस पर आप कैसा लगता है? वो लोग सोच गलत है क्या है? देखिए मेरी इस एसआईटी रिपोर्टिंग में उसमें आएगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब से कमिश्नरेट प्रणाली हुई है, जी, तो जो एसडीएम के पास पावर थे, जो डीएम के अंडर में रहता है, ये पावर एसीपी के पास है। आप देखते हैं 151 की जमानत भी जो एसडीएम करता था, अब एसीपी करता है। एसीपी की जिम्मेदारी थी वहां पहुंचने की, राहत दिलाने की, तो इसीलिए एसीपी को वहां से हटा दिया गया है, जी को सस्पेंड कर दिया गया है, सीओ को हटा दिया गया है। एक रावल साहब थे डीजीएम, जो काफी दिन से यहाँ थे, उनको भी हटा दिया गया है। ये इसी क्रम से जोड़ करके सरकारी कार्रवाई कर। सर, मेरा क्वेश्चन ही जनता का क्वेश्चन है, इसलिए आपको डीएम हटाने के बाद जो आपने लोगों को बताया कि भाई डीएम का इतना जिम्मेदारी नहीं है जितनी कि एसीपी की है, तो उसको हटाएगा। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि छपरौला पे जो NH91 है, इतना जाम लगता है, भाई नोएडा को कनेक्ट उसमें NH91 में किया है, बहुत अच्छा काम किया है अथॉरिटी ने भी और आपने भी, पर जो जाम लग रहा है उसमें एम्बुलेंस में फंसी रहती हैं, और जो ऑफिस जा जाते हैं लोग बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उसमें क्या पता क्या होगा? देखिए, NHI का काम है, NHI भारत सरकार की है, भारत में हमारी सरकार है, हमने NHI में बात करी है, इसका कोई जल्दी समाधान निकल जाएगा। सर, प्रतिनिधि लोग कहते हैं कि भाई विधायक कुछ नहीं करते हैं, विधायक ये नहीं कर रहे, आपको कोसा जाता है, अलग लोगों को, जनता को बताइए भाई इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होगा। देखिए, ये तो कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, उनकी जो मेरी भी जिम्मेदारी है क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, और आरोप लगने मुझ पे जरूरी है। अगर कुछ नहीं होता तो ये जो NHI की सड़क इतनी चौड़ी हुई है, लाल कुआं से लेके यहाँ तक, क्या हो जाती नहीं, लाल कुआं से लेकर के यहाँ तक नाले का निर्माण हो रहा है, हो जाता। एक बात सुनिए, कुछ नहीं की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, मेरी जनता से कह रहा हूँ, मैं जनता से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बिसरख पे जो रेलवे लाइन जाती है टोंडला तक, दिल्ली से टोंडला तक, उस पे फ्लाई ओवर बना है, उसके लिए तो आप लोगों से प्रशंसा करते हैं सर, उसके लिए प्रशंसा करते हैं। सुन लो, क्या बन जाता। अब जाम की समस्या है, जाम पे कहते हैं, जी, तो लोग देखिए इंतजार नहीं करते, लोग तुरंत कहना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमने बात करी है, इसका भी समाधान जल्दी निकलेगा, जल्दी हो जाएगा ना। सर, आपसे मैं चाहूंगा कि कल 25 तारीख में आप युवाओं का एक बेरोजगार मेला भी करने वाले हैं, कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएं बच्चे और जॉब पाएं, वो विश्वरिया कॉलेज है बीलगांव में। तो और इसी कड़ी में माननीय जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो सिंगापुर भी गए हैं, वहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात चल रही है, बहुत बड़ा काम आने की बात चल रही है, भाई यूपी में काम होगा, उसी के लोग रजिस्ट्रेशन है क्या है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी जो आपने 2 बातें मुझसे पूछी, एक तो पूछा कि 25 तारीख में विश्वेश्वरा कॉलेज में जो बील के पास है, जीटी रोड में, उसमें रोजगार मेला लग रहा है। रोजगार मेले में जो क्षेत्र के बेरोजगार लोग हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और उस रोजगार मेले में जाएंगे, उसमें कंपनी आएंगी और उनको वहीं रोजगार मिलेगा जैसी जैसी क्वालिफिकेशन है। तो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार, नौजवानों के बारे में, बेरोजगार के बारे में बहुत चिंतित है, और वो रोजगार मेले के उन्होंने निर्देश दे रखे हैं ताकि कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे, सब रोजगार मिल जाए सबको। इसके तहत ये मेला लग रहा है। मेरी अपने जनपद के, अपने विधानसभा के खासकर युवाओं से अपील है, बेरोजगार युवाओं से, कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पे जाएं, इंटरव्यू दें और उसमें सेलेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये कि इंटर के बाद जिन्हें डिग्री कर रखी है, जो बगैर डिग्री वाले सब जा सकते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट के बाद ITI जाएंगे, पॉलिटेक्निक जाएंगे, अच्छा, इंजीनियर जाएंगे, अच्छा, इस तरह के लोग उसमें जाएंगे। हाँ, जैसी जो आवश्यकता है, आवश्यकता का बोर्ड जो है वो लगा दिया जाएगा, सूचना ले लें, उससे जाके एक टेबल खुली हुई है, वहाँ सूचना ले लें और उसके हिसाब से उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। देखिए, आपने दूसरी बात मुझसे पूछी कि माननीय यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी सिंगापुर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, और 27 में लौटेंगे, 22 तारीख में गए और 27 में लौटेंगे। वो विदेश में जो कंपनियां हैं जो है निवेश करना चाहती हैं, जिनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में पहली पसंद गौतम बुद्ध नगर है, कि यहाँ निवेश के लिए माननीय योगी जी बात करने गए हैं, करार हो रहे हैं। और विदेश के लोग और देश के लोग इसलिए उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं कि योगी जी के राज में कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। मुझे याद है पहली
कि पहले जब यहाँ उद्योग आते थे तो गुंडे बदमाश पहुंच जाया करते थे और उनको तंग किया करते थे और वो यहाँ से पलायन कर जाया करे। जी जी। और मैंने बहुत उद्योगपतियों से बात हुई, कुछ उद्योगपतियों से मेरी बात हुई, उन उद्योगपतियों ने बताया कि हम पहले यहाँ आए थे 12-13 के करीब, 2012-13 के करीब हमने यहाँ फैक्ट्री लगाई, फिर हम गुड़गांव चले गए और 17 के बाद यहाँ आए। 17 के बाद इसलिए इंडस्ट्री इधर ज्यादा आना चाहती है, यूपी को और गौतम बुद्ध नगर को इसलिए ज्यादा चुन रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में जो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, और इसलिए उद्योग इसको पहले यूपी को और गौतम बुद्ध नगर को पहले पसंद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जो गए हैं निवेश ले आएंगे, बहुत सारी कंपनी आएंगी और कंपनी आने से यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग उनको रोजगार मिलेगा। सर विपक्ष को इसकी बहुत ज्यादा चिंता है, कहते हैं कि जब सरकार जाने वाली है, जब निवेश की बात कर रही है, तो इस पर विपक्ष को क्या कहना चाहोगे? सरकार कहाँ जाने वाली है? विपक्ष हताश है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं और विपक्ष बहुत दिन से बात कहता आ रहा है और जनता उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रही, इसलिए जनता हर बार उनको नकार देती है। और जब चुनाव आते हैं, जब विशेष रूप से ढंढोरा पीटते हैं, कभी पीडीए का पीटते हैं, कभी काय का पीटते हैं, मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, जनता इनको चाहती नहीं, जनता इनके नाटक को जान चुकी है और जनता ये मालूम है। जनता भ्रम में आने वाले नहीं है। गुरुजी आप डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया? देखिए डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं रहा, डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ छात्र संघ का। मैंने क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ इंटर कॉलेज का। अब आप कहोगे भाई मुझे 9 साल विधायक बने हो गए क्षेत्र से दादरी के, तो आपने शिक्षा क्षेत्र में क्या काम किया? देखिए शिक्षा क्षेत्र में काम तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े 7 काम आपको शिक्षा क्षेत्र में बताता हूँ। जहाँ मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, मीरभोज पीजी कॉलेज दादरी, जो दादरी का केंद्र है, इस नोएडा दादरी विधानसभा का केंद्र है, उस कॉलेज के लिए मैंने शासन से पैसा दिलवाई, लेबोरेटरी बनवाई, कमरे बनवाए और उस कॉलेज का कैंपस बनवाने में मेरा योगदान रहा। उस कॉलेज का कैंपस ऐसा है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 बड़े कॉलेज हैं, मेरठ कॉलेज मेरठ और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद। लेकिन आप मीरभोज पीजी कॉलेज के कैंपस में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि मेरठ कॉलेज मेरठ और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से बहुत अच्छा कैंपस, जो बहुत ही मनमोहक है, जो जिसमें घुसते ही ये एहसास होता है कि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। ऐसा माहौल आपको उसमें दिखाई देगा। और मैंने वहाँ बीकॉम की अस्थायी मान्यता थी, 3 साल बाद उसका रिन्यूअल होता है ऑनलाइन रिन्यूअल ये कर नहीं पाए थे, मान्यता समाप्त होने जा रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से कह करके वो स्थायी मान्यता कराई, बीकॉम की एमकॉम कराया और उसमें मैं समझता हूँ मीरभोज पीजी कॉलेज में ऐतिहासिक काम हमारी सरकार में हुआ है, वहाँ एमकॉम भी आ गई। अच्छा। अब दूसरा काम, मीरभोज इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा भी, मीरभोज इंटर कॉलेज में टीचर भी रहा। वहां पर मैंने सारी एक अलंकार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, अलंकार योजना में यह एक दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहा था कि उनको माध्यमिक के उच्च शिक्षा के मंत्री थे। मैंने उनको बताया, जब मैं प्रिंसिपल भी था इंटर कॉलेज में, तो मैंने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जनपद गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो मुझसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्यों? मैं कहा महाराज जी इसलिए कि गौतम बुद्ध नगर में 6 तो हैं राजकीय कॉलेज, इंटर कॉलेज, और 47 है एडिट कॉलेज। एडिट कॉलेज की फीस बहुत कम रहती है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद ऐसा है, यहाँ किसान भी रहते हैं, यहाँ भूमिहीन भी रहते हैं, जो गांव में किसानों की जमीन पर गुजारा करते थे, और ये इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ मजदूर बहुत रहते हैं, तो गरीब लोगों की संख्या भी काफी है। ये जो स्कूल बन रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, इनकी इतनी फीस है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकता, इसलिए इनमें राजकीय स्कूल और एडीडी स्कूल में ही बच्चे पढ़ सकते हैं ठीक तरह से, जब उनकी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, उनको शिक्षा मिलेगी जब। तो एडीडी स्कूल जो है मैनेजमेंट में पहले प्रिंसिपल के सिलेक्शन, टीचर्स के सिलेक्शन, बाबू के सिलेक्शन, चपरासी के सिलेक्शन करने का अधिकार मैनेजमेंट को रहता था। अब मैनेजमेंट को सारे अधिकार समाप्त हो गए हैं, मैनेजमेंट का ज्यादा इंटरेस्ट इसमें रहा नहीं। और गांव के स्कूल तो ऐसे हैं 47 में कि वहाँ पुताई रख रखाव के लिए भी पैसा उनके पास नहीं है। इनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को देखते हुए, महाराज जी ने इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक अलंकार योजना लाए हैं। अलंकार योजना का अर्थ है 25% कॉलेज तैयार करे, मैनेजमेंट दे, या विधायक निधि, सांसद निधि से पैसा दे, या सीएसआर से पैसा ले, और 75% सरकार दे देगी। इससे इन कॉलेजों का उद्धार होगा और गरीबों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। दो काम तय हो गए।
तीसरा काम दादरी में, क्योंकि देहात है दादरी जी जी और किसान और मजदूरों के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर। जी जी तो मैंने सोचा कि भाई जब हम 10वीं कर लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन आज कंपटीशन का युग है। कंपटीशन की तैयारी के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। तो मैंने एनटीपीसी के CSR से दादरी में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई है और उस पब्लिक लाइब्रेरी में 2 साल से वो चल रही है, निःशुल्क पब्लिक लाइब्रेरी है सर। ये तो बहुत और उसमें उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और कभी आप देखना जाकर मिहिरभोज इंटर कॉलेज में, वो मिहिरभोज इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं है, वो मैंने जमीन मिहिरभोज इंटर कॉलेज से ली। पब्लिक लाइब्रेरी है, वो बहुत अच्छी निःशुल्क है, वो बहुत अच्छी चल रही है। तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम मैंने दादरी में राजकीय इंटर कॉलेज मंजूर कराया, उसकी बिल्डिंग बन गई, वो जुलाई से चालू हो गया। पांचवा काम मैंने प्यावली में एनटीपीसी की तरफ देहात में एक इंटर कॉलेज, मुख्यमंत्री मॉडल इंटर कॉलेज, जो 35 बीघे जमीन में 35 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसका काम चल रहा है। छठा काम मैंने जारचे में दादरी विधानसभा के अंदर एक राजकीय डिग्री कॉलेज, क्योंकि उधर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है उधर बच्चों को पढ़ने के लिए, एनटीपीसी की साइड में एक राजकीय डिग्री कॉलेज जिसका टेंडर हो गया, जिसका काम शुरू हो जाएगा। और सातवां मैंने एक आईटीआई कॉलेज, आईटीआई भी आधुनिक आईटीआई, नई पैटर्न पर आईटीआई, यानी उसमें ऐसी ट्रेड होंगी आईटीआई की जैसे अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, तो ड्रोन के द्वारा हुई, ब्रह्मोस के द्वारा हुई। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी की ट्रेड होंगी, जिस बच्चे का उसमें एडमिशन हो जाएगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, जो 25 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये 7 बड़े काम मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कराए हैं। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में मैं बता दूं, आप मुझसे पूछेंगे स्वास्थ्य के बारे में। 100 बेड की हॉस्पिटल दादरी विधानसभा में, अच्छा, जो लगभग 80 करोड़ के करीब जाकर के बनेगी, जिसमें मैंने 35-40 बीघे जमीन उसके हॉस्पिटल के नाम दर्ज कहाँ पे बन रही है? ये बनेगी जीटी रोड पर धूमानिकपुर के पास। अच्छा, ये तो और 50 बेड की एक दूसरी हॉस्पिटल बनेगी। एक खटाना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। अच्छा। उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, पद सर्जित हो गए हैं। किसी भी दिन उनकी वहां पर पोस्टिंग कर दी जाएगी, हॉस्पिटल चालू कर दी जाएगी। चौथा, मैंने बिसरक में पिछले कार्यकाल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चेंज करा दिया है। अच्छा। जिसमें सुविधा मिल जाती है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को और इधर गांव के लोगों को वो सुविधा मिल जाएगी। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चेंज। 4 ये काम मैंने स्वास्थ्य विभाग में करे हैं। जी, मुझे आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आप विधानसभा सत्र चला, उसमें आपने किसानों की बात की, हाईरेज बिल्डिंग की बात की और अग्नि यंत्र की बात की, तो कुछ लोग और पूछना चाहते कि कब तक होगा और कब तक नहीं होगा। देखिए, किसानों की मैंने नोएडा ग्रेटर नोएडा का मुआवजा काफी दिन से बढ़ा नहीं है। जी। किसानों को परेशानी है। किसानों की जमीन में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के सारे काम चल रहे हैं, तो किसानों का मुआवजा बढ़ाना बहुत आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके इस वक्त में कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों का मुआवजा, स्वयं भी उन्होंने माना, किसानों का मुआवजा अच्छा दिलाना बहुत आवश्यक है सब जगह। आप तो आपने रजिस्टर करा दिया कहते ये तो और मैंने जो जब मांग करी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही बढ़े हुए मुआवजे घोषणा करेंगे। अच्छा। जल्दी घोषणा हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर किसानों की समस्या है वो काफी समय से लंबित है। ये सारी चीज हमें दहेज में मिली है पिछली सरकारों से। पिछली सरकार इनको हल नहीं कर पाई थी। सर, आपने पिछली विधानसभा में दहेज बोला, यहाँ भी दहेज बोल रहे हो। दहेज बोला, दहेज में मिली है, विरासत मिली है हमें। आपका ये बहुत ये पिछली सरकारों की देन है। अच्छा। और मैं पूछूं अगर पिछली सरकार को हल कर देती, हमें मिलती नहीं ये समस्या है। सर, विपक्ष कहता है कि पुरानी चीजें आप क्यों रोते हो, पुरानी चीजें क्यों रोते हो बार बार, आप सत्ता में 2 बार से हो। सुनिए, मैं वो भी कह रहा हूँ, हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा है और मैंने विधानसभा में भी सरकार को अवगत कराया है कि ये जो हाई पावर कमेटी है, इसने जो संशोधित की है उनको जल्दी लागू कर दिया जाए। अब मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। तो सर, युवराज की SIT की रिपोर्ट भी चली गई है, तो उसमें क्या होगा सर? देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं नोएडा में और कहीं नहीं अग्नि यंत्र नहीं है कहीं भी। देखिए, मैंने जो कच्ची कॉलोनी है उनकी बात भी करी, वहाँ कच्चे रास्ते बनाने की बात करी। कच्चे रास्ते में इंटरलॉकिंग टाइल और पानी का सिग्नल आती है। मैंने जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है इसमें एक्सप्रेसवे की तरफ है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, ग्रेटर नोएडा में है। इसके लिए मैंने कहा कि यहाँ पर फायर स्टेशन होने चाहिए। अगर कोई दुर्घटना घट जाए
और ऐसे संयंत्र होने चाहिए उसमें। आप ही को जवाबदारी पड़ती है सर, चाहिए। हाँ। हाँ, कि भाई उसमें अगर हम 32 मंजिल बिल्डिंग हाँ, बिल्डिंग है, है तो वहां उसमें- पर कामयाबी पा सके, इस तरह के संयंत्र यहाँ पर होने चाहिए। और मैंने ये भी कहा, अभी अभी जो मेरे क्षेत्र में एक 150 सेक्टर में एक बहुत ही होनहार युवक की दर्दनाक मौत हुई है जी जी इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए, क्योंकि ये विकसित जिला है जी और 100 विंडो कही जाती है यूपी की, इसलिए इस जिले का में एक एनडीआरएफ और सीडीआरएफ की यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर है गाजियाबाद से आने में समय लगता है। ये जिला बहुत संवेदनशील है, बहुत विकसित जिला है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन हब है, इंडस्ट्री हब है और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, इसलिए इनका होना आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने निर्देश दे दिए हैं और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने अथॉरिटियों को लेटर लिख दिया जमीन अलॉट कराने के लिए, प्रक्रिया में है, जल्दी हो जाएगा। तो यही सवाल थे कि माननीय विधायक दादरी के, कि उन्होंने बोला कि जो समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पुल के क्षेत्र में हो, जैसे कि कनेक्टिविटी मिलाई गई है, रेलवे से भी लेकर नोएडा को मिलाया गया है, तो सब जल्द से जल्द हो जाएगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट हमारी ताकत होती है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।